नमस्कार, मैं मृत्युंजय बाहुबली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज 11वें दिन के एमसीक्यू में और आज हम बात करने वाले हैं भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। यानी आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की, और पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 की हम बात करने वाले हैं। इस आर्टिकल से जो भी प्रश्न आएंगे हम आज उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस एमसीक्यू सेशन के माध्यम से। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं और अगर आप हमारा सारथी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र आपके सफलता को सुनिश्चित करने वाला कारक है। इस प्रोग्राम में हम लोग 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस, डेली मेंस टेस्ट, कॉपी इवैल्यूएशन, वीकली रिव्यू हम लोग गूगल मीट के माध्यम से करते हैं, और उसके बाद 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी सफलता को हम सुनिश्चित करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर मेरे नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप ज्वाइन करना चाहें आप बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें। आइए हम लोग आगे बात करेंगे अगले सवाल की। आइए हम लोग चलते हैं सीधे पहले सवाल पे। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है। भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में कौन सा कथन हमारा सही है, कौन सा स्टेटमेंट भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में सही है। तो कहता है इसमें राज्यों के भूभाग सम्मिलित हैं। पहला कहता है कि इसमें क्या है, तो कहता है कि इसमें राज्यों का भूभाग भी सम्मिलित है। बात तो सही है, हमारे राज्य क्षेत्र में राज्यों के भूभाग भी सम्मिलित हैं। कहता है प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ और राज्य क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में पहले अनुसूची में जो राज्य क्षेत्र सम्मिलित है उसकी भी चर्चा की जाती है। यानी पहला स्टेटमेंट भी हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि भारत के संविधान के भाग 1 में आर्टिकल, आपको मैंने पहले भी कहा कि आर्टिकल 1 से 4 की बात करते हैं हम लोग, और ये पार्ट 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। पार्ट 1 का टाइटल ही है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या नाम है उसका? नाम ही है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब यूनियन और उसके टेरिटरी में आर्टिकल 1 सीधा कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत, इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है। तो उसी में शेड्यूल 1 अनुसूची 1 भी है, और पहली अनुसूची में भारत के संघ शासित क्षेत्र और भारतीय संघ के क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसमें अन्य उपार्जित भूभाग भी सम्मिलित करते हैं। बिल्कुल तीनों सही है। ये दर्शाता है कि राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और अगर कोई ऐसा राज्य क्षेत्र जो हम सम्मिलित करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसका सही जवाब डी है, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही बात है। ध्यान दीजिएगा कि आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी अमेंडमेंट करेंगे तो आपको ये पार्लियामेंट ही कर सकती है। पार्लियामेंट के अलावा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कोई भी अमेंडमेंट करने की राज्यों के पास नहीं है। तो वो तब हो पाएगा जब संसद में प्रस्तुत किया जाएगा केवल, और राष्ट्रपति के प्रायर परमिशन से। बिल्कुल सही है। इस संबंध में राज्य की सहमति अनिवार्य गलत है। ध्यान दीजिएगा, इसमें नो पावर्स विथ स्टेट, राज्यों के पास कोई भी सत्ता नहीं है, राज्यों के पास इसमें कोई पावर नहीं है। हम राज्यों से पूछ रहे तो भी पहले हम नहीं पूछते थे, बाद में हमने 5वें संविधान संशोधन अधिनियम से राज्यों से पूछना शुरू किया। लेकिन उनका जो सलाह है वो बिल्कुल केवल और केवल सलाह है, वह बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। राज्यों के पास यहाँ पे कोई पावर नहीं है। राज्य कहेगा तब भी, राज्य नहीं कहेगा तब भी, दोनों ही परिस्थितियों में संसद अपनी मर्जी से ही कार्य करेगा। और कहा इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है। गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा,
ये क्लियर आर्टिकल 4 अगर आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 4 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत जो भी अमेंडमेंट होगा वो सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से होगा। कैसे होगा? सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से होगा, यानी उसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो यहां पर आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट दोनों गलत हो गया, केवल एक सही है, यानी ए इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह के सवाल आपके परीक्षाओं में आते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आपको मैं लगातार दे रहा हूं। आइए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। भारत के संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो संसद को संविधान के कुछ उपबंधों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के बिना उपांतित या निष्प्रभावित करने के लिए सशक्त करते हैं। देखिए समझिए क्या रहा है, ये कह रहा है कि क्या हमारे संविधान में ऐसा भी कुछ है जो बिना 368 के हो सकता है? जी, बिना 368 के हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? तो अनुच्छेद 2 में कोई भी संशोधन होगा बिना 368 के होगा, अनुच्छेद 3 में कोई भी संशोधन होगा बिना 368 के होगा, और इसके अलावा पहली अनुसूची में और चौथी अनुसूची में कोई भी संशोधन होगा तो वो बिना 368 के होगा। यानी समझ लीजिए कि नो नीड ऑफ 368, 368 की जरूरत कहाँ कहाँ नहीं है? तो पहला है आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में नहीं है, दूसरा है आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 में नहीं है, अनुच्छेद 2 में नहीं और अनुच्छेद 3 में नहीं है, अनुच्छेद 2 में नहीं है और अनुच्छेद 3 में नहीं है। इसके अलावा फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बोले क्लियर है बात? तो अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें सी सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है भारत की संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी नए राज्य क्षेत्र को साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकती। बिल्कुल संसद के पास पूरा पावर है, संसद जो चाहे वो कर सकती है राज्यों के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या है कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी हमारा यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है, बल्कि सारे राज्य डिस्ट्रक्ट हो जाए चलेगा। किसी भी सूरत हाल में हमारा यूनियन ही केवल डिस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। क्या डिस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए? तो केवल और केवल हमारा यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहता है? कहता है साहब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है कौन? इंडियन या हमारा यूनियन। ठीक है, तो इसमें पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि पार्लियामेंट जो है साधारण विधायी प्रक्रिया से 2 या 2 से अधिक राज्यों का मर्जर कर सकती है, उनके एरिया में चेंजेस कर सकती है, उनका नेम चेंज कर सकती है, ये सारा काम कर सकती है, और ये सारा काम विदाउट 368। इसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब सवाल पढ़ते हैं कि साधारण बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति की अनुशंसा से आमतौर पर जो विधेयक उन राज्य को विधानमंडल के लिए भेजते हैं, हाँ देखो राष्ट्रपति जो है भिजवाता जरूर है, बट उसमें बहुत कुछ मतलब बनता नहीं है। किसी भी सलाह के लिए हम बाध्य नहीं हैं कि हाँ ऐसी कोई सलाह लेंगे। दूसरा क्या है कि दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह से, हाँ ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 74 यहाँ पे एक बार और पढ़ लीजिए। आर्टिकल 74 कहता है, बार बार कहता है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM के एडवाइस के अनुसार काम करेगा। कैसे काम करेगा? COM के एडवाइस के अनुसार कार्य करेगा। तो ये यहाँ पे तीसरा भी सही है, यानी इसका जो सही जवाब है वह है B, 1, 2 and 3। B इज द राइट आंसर।
आइए चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन असत्य पूछा है। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। जी बिल्कुल सही बात है। 1953 में ही आंध्र प्रदेश के बाद पूरा हंगामा पूरे भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन हुआ और उसके बाद हंगामा इतना फैल गया कि भारत सरकार को मजबूरी में पूरे भारत में फिर से इस तरह का मामला न हो, उसको दबाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा। तो बिल्कुल सही बात है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया था। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया गया कि राज्य की सीमाओं का वहां बोले जाने भाषा आधार पर चाहिए। थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसमें स्वीकार किया गया था, ये गलत कर दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने स्वीकार किया है कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। ये बी इज द रॉन्ग, और पूछा भी आपसे रॉन्ग ही है। इसका रिपोर्ट 56 में आया था, बिल्कुल सही है। और उसके बाद 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर बी है। छठा सवाल आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं इन कथनों पर। पहला कथन कहता है आपसे कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्य के हिस्सों को मिलाकर अथवा एक राज्य में से किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर गठन करते। देखो ध्यान देना, ये बिल्कुल सही है। संसद राज्य के साथ जो चाहे वो कर सकती है। एरिया, नाम, टेरिटरी जो चाहे वो बदल सकती है। राज्य क्या करेगा? राज्य विधानमंडल राज्य क्षेत्र के भीतर केवल जिले बना सकता है, केवल जिले बिगाड़ सकता है। संसद राज्य का नक्शा बना बिगाड़ सकती है, राज्य विधानमंडल जिलों का। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो संसद है हमारी, वह राज्य में चेंजेस कर सकती है। वह राज्य का क्षेत्र, नाम, ठीक है, ये सब बदल सकती है। नए राज्य का गठन कर सकती है। जबकि राज्य विधानमंडल जो है, ये राज्य विधानमंडल जो है ये जिलों में चेंजेस कर सकते हैं। जिला का जो है क्षेत्र बदल देगा, जिला का नाम बदल देगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला पहले हुआ करता था इलाहाबाद, उसका नाम बदल करके माननीय मुख्यमंत्री ने प्रयागराज कर दिया। तो ऐसे पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हाथरस का नाम भी महामाया नगर किया गया था, फिर वापस हाथरस किया गया और नए जिले बनाया जा सकता है। राजस्थान में वहां के मुख्यमंत्री महोदय ने एक ही रात में 19 नए जिलों का गठन किया। तो मुख्यमंत्री के पास, राज्य विधानमंडल के पास ये पावर है कि वो जिलों के क्षेत्र, उसके नाम और नए जिलों का गठन किया जा सकता है। दूसरा, भारत संघ में अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल है। ये ध्यान दीजिएगा कि भारत संघ का मतलब है कि भारत संघ की हम जब बात करते हैं तो भारत संघ में केवल राज्य शामिल है, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा है कि भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका जो सही जवाब है वह है सी। 1 और 2 दोनों है इसका सही जवाब। आइए चलते हैं 7वें प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा, संविधान राज्यों को अपनी विधानसभाओं में एक प्रस्ताव पारित करके अपने नाम बदलने का अधिकार देता है। गलत हो गया, ये अधिकार विधानसभा के पास नहीं है, ये अधिकार केवल और केवल संसद के पास। आपको मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास। तो ये राज्य, ध्यान दीजिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर don't have such powers। राज्य के पास ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई शक्ति राज्य के पास नहीं है। तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र के पास संसद में एक साधारण विधेयक पारित करके भारत के किसी भी क्षेत्र को बाहरी देश को देने की शक्ति। गलत कर दिया, देखो फिर से गलत कर दिया यार। देखो जब भी देने की बात आएगी तो ये बेरूबारी वाला मामला है, ठीक है। और बेरूबारी वाले मामले में स्पष्टता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बात कह रहा है ये कह रहा है बेरूबारी केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि 368 के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हम मिला सकते हैं, नया जिला बना सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं। लेकिन जब देने की बात आएगी तो दे नहीं सकते, ले तो सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ही आप दे सकते हैं, उसके बिना आप नहीं दे सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर बात कही गई है इसमें। ठीक है, आइए चलते हैं 8वें पर। वर्तमान में भारत संघ में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं? आपको ये बहुत बच्चों वाला सवाल लग भी रहा होगा और बच्चों वाला सवाल है भी। एक आध सवाल ऐसे हमने हंसने के लिए डाल रखा है, एक आध सवाल थोड़ा आप भी खुश हो जाए। आज हमारे पास 28 संघ शासित क्षेत्र हैं और 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो 28 और 8, 28 और 8। क्यों भाई? क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन दीव एक नया संघ क्षेत्र प्रभावित, तो दोनों को मिला दिया गया। पहले दोनों अलग अलग थे, इन दोनों को मिला दिया गया, दोनों का विलय कर दिया गया 2019 में। ठीक है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अनुसार, जो ध्यान दीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य 29 थे। पहले स्टेट कितना था? 29 था। यूटी कितना था? यूटी 7 था। ठीक है, यही था पहले। अभी यहां से हमने जे एंड के को क्या कर दिया? यूटी बना दिया और एक यूटी बनाया लद्दाख को। तो राज्य तो घट के हो गया 28 और यूटी बढ़ के हो गया 9। लेकिन हमने क्या किया? दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया। हमने क्या कर दिया? मर्जर कर दिया। किसका? दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव। हमने जब इनका मर्जर कर दिया तो फिर 9 से घट के 8 हो गए। तो इसका सही जवाब है 28 और 8। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 9वें पे आते हैं। 9वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? तो समझिएगा कि संसद विधि द्वारा संसद की विधि की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आक्रमण की घोषणा करनी है तो इसके लिए भी संसद की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में तो चर्चा ही नहीं है। अनुच्छेद 3 में चर्चा नहीं है, पहले की चर्चा नहीं। अनुच्छेद 3 में किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है, सीमा परिवर्तन कर सकती है। राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, जब सीमा में परिवर्तन होगा तो क्षेत्रफल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और राज्य के अंतर्गत कोई भी स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकती है, बिल्कुल सही है। तो यानी बाकी राज्य के अंदर स्वायत्त परिषद की स्थापना नहीं, इसके नहीं कर सकती है। स्वायत्त परिषद की बात नहीं की गई यहाँ पे, तो केवल 2 और 3 सही है। तो केवल 2 और 3 यानी सी। स्वायत्त परिषद की बात 3 में नहीं करता है। ठीक है, स्वायत्त परिषद की चर्चा 3 में नहीं की गई है। आइए चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। बिल्कुल कौन सा सही? ध्यान दीजिएगा, ये फजल अली आयोग पर नहीं बना है। पहली बात समझ लीजिए कि फजल अली आयोग पर नहीं बना है ये। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। ये आंध्र प्रदेश पहला राज्य तो बना है, लेकिन वो फजल अली आयोग पर नहीं बना है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, हाँ आइए, पूछा है कि कौन सा सही है। पहला तो गलत हो गया। ठीक है, धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की, ये फिर गलत कर दिया। धर समिति ने जो है भाषाई तत्वों की बजाय प्रशासनिक, ध्यान दीजिएगा, धर कमेटी ये कहती है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे राज्य बनाइए। कैसे राज्य बनाइए? प्रशासनिक सुविधा पर, प्रशासनिक आधार पर राज्य कैसे बनेगा? राज्य बनेगा प्रशासनिक आधार पर, न कि राज्य बनाया जाएगा कैसे? तो राज्य नहीं, राज्य जो है कैसे बनेगा? तो राज्य केवल और केवल प्रशासनिक आधार पर बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर बनेगा। बोलिए क्लियर है? कैसे बनेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर राज्य बनेगा। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर राज्य बनेगा, ऐसे राज्य नहीं बन सकता। बोलो क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला भी गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला भी गलत था। अब कहता है जेवीपी ने पूर्णतः भाषा आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया। जी, जेवीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने औपचारिक रूप से भाषा के आधार को खारिज कर दिया। ठीक है, जेवीपी ने क्या किया? भाषा के आधार को खारिज, कहा कि राज्य
भाषा के आधार पर नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा राज्य? तो राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, ये बात इन्होंने कहा है। ठीक है, तो इसका केवल तीसरा सही है, ओनली 3, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही जवाब है, केवल तीसरा वाला ही सही है। ठीक है, आइए चलते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न कहता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों इत्यादि में परिवर्तन करने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 3 में क्या क्या कहा है। पहला कहता है कि संबंधित विधेयक संसद में तभी पेश किया जाएगा जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। जी, राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन से आता है तो बात सही है, राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन से आएगा, ये तो कथन सही है। विधेयक द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को उस राज्य को भेजेगा। जी, दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है यदि राज्य विधानमंडल निर्धारित समय के सीमा के भीतर अपने विचारों के साथ विधेयक को वापस नहीं भेजता तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है, हालांकि वो समय सीमा के भीतर भी भेजेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर भेजेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि राज्य का विधानमंडल अपने विचार राष्ट्रपति को भेजे तो भी संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं। बिल्कुल सही, चारों सही है, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। आपको देखिए आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आज याद हो गया होगा इन 10-11 सवालों से ही। ठीक है, तो आइए चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे 12वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था। बिल्कुल सही है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो शुरुआत में लक्षद्वीप को मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था। उसे 1956 के तहत अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को यूटी का दर्जा मिला है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, आइए 13वें सवाल पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर आयोग ने भाषाई राज्यों के गठन पर आपत्ति जताई थी। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि हाँ, धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन पर आपत्ति जताई। उसने कहा था कि नहीं, प्रशासनिक आधार पर कीजिए। ठीक है, उसके बाद 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के भी केवल भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर असहमति जता चुका है। ये भी बिल्कुल सही बात है। राज्य पुनर्गठन जेवीपी समिति ने भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की, गलत हो गया। जेवीपी ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की असहमति जताई है। जेवीपी ने भी कहा था, जेवीपी, एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग को हम लोग फजल अली आयोग कहते हैं, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। ठीक है, एक बात ये भी समझ लीजिए, इसे हम लोग एसआरसी भी कहते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, राज्य पुनर्गठन आयोग कह लीजिए या कमीशन कह लीजिए। इसमें 3 मेंबर थे, एक तो फजल अली थे, एक तो थे जस्टिस फजल अली, इसमें 3 मेंबर हैं। एक तो है जस्टिस फजल अली, दूसरे हैं KM पणिक्कर और तीसरे हैं HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तीसरे कौन है? HN कुंजरू। दिसंबर 1953 में ये गठित हुआ था। कब गठित हुआ था? दिसंबर 1953 में ये गठित हुआ है और 1956 में इसने अपना रिपोर्ट भारत सरकार को पेश किया। इसे फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। एक बात और जान लीजिए कि एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। 1 स्टेट 1 लैंग्वेज, इसको क्या कर दिया? डिस्कार्डेड। ठीक है, एक आयोग एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को खारिज कर दिया है। तो यहां पर हम लोग बात कर चुके थे कि इसका पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं हम लोग 14वें प्रश्न पे। 14वें प्रश्न हम लोग चलेंगे। 14वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित भारत में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? धर आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की, गलत हो गया ना, 6 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ क्या कर दो
6 कर दोगे तो सही हो जाएगा, वरना पहला गलत हो गया। 6 यूटीज, 6 यूटी की बात की थी धर कमीशन ने। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 नहीं ना यार, 1953, 1953 राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1953 बना था, ठीक है। और क्या कहता है कि 56 के तहत 1 नवंबर 56 नहीं, देखिए धर आयोग 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है और धर आयोग कहता है कि प्रशासनिक सुविधा के पे बनाइए, भाषा के आधार पर बनाने के बजाय। फजल अली राज्य पुनर्गठन हेतु भाषा को आधार बनाने की बात तो कहता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नकार देता है और 16 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाने की बात कहता है। ये तो सही है, ठीक है। इसका रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, दूसरा सही है। तीसरा, फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषाई कारक को पूर्णतः नकारते हुए प्रशासनिक भाषाई कारक को पूर्णतः नहीं नकारा था, कहा था कि एकमात्र भाषा कारण नहीं होनी चाहिए। फजल अली आयोग ने, एक बात समझ लीजिए यहां पर कि फजल अली आयोग ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नकारा है। एक राज्य एक भाषा, एक राज्य एक भाषा, ठीक है। हालांकि इन्होंने कहा है कि भाषाई आधार की बजाय किस पर कीजिए, तो प्रशासनिक सुविधा की बात कहा है, लेकिन भाषा आधार होगी, भाषा को आधार बनाया है, लेकिन एक भाषा एक राज्य एक भाषा को मना कर दिया है फजल अली ने। तो इसका तीसरा भी गलत हो गया है, तो केवल 2 सही है, सी इज द राइट आंसर। भारत के संघ क्षेत्र में कौन कौन से चीजें शामिल हैं? देखो, भारत के संघ क्षेत्र में सभी राज्य शामिल हैं, ठीक है। यूनियन में जब भी आप बात करेंगे ना यूनियन की, तो सीधी सी बात है कि संघ में केवल राज्य शामिल होगा, यूटी शामिल नहीं होगा, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो भारत संघ में केवल और केवल राज्य शामिल है। केवल कौन शामिल है? केवल राज्य। ए इज द राइट आंसर। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है इसका? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है, ठीक है। चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न कहता है कि पोटी श्रीरामुलु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए बात करते हैं। पोटी श्रीरामुलु गांधीवादी कार्यकर्ता थे, बिल्कुल सही बात। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दिया, जी ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने मद्रास में दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए उपवास किया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। और आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन पर बैठे और निपट गए, मर गए, ये भी सही बात है। ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात को अलग बनाया गया। हम लोग सवाल कर रहे थे 17वां प्रश्न। इसमें कहा कौन सा कथन असत्य ढूंढना है। पहला सत्य है, पहला सही है, ठीक है, पहला सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय को बनाया गया। देखो, मणिपुर और त्रिपुरा जो है 1972 में आए थे और असम से अलग करके मेघालय बनाया गया है। मेघालय असम से अलग होकर बना है, असम से अलग होकर बना है, ठीक है। तो मेघालय कैसे बना है? असम से अलग होकर के बना है, तो ये गलत हो गया। तो इसका सही जवाब आपको यही मिल गया, पर फिर भी देख लेते हैं। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, हाँ ठीक है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए, ये भी सही। तो बी ही सिर्फ गलत है, बी इज द राइट आंसर। 18वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का संविधान, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान केंद्र को सामान्य विधायी प्रक्रिया का पालन करके राज्य को नष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पहला बिल्कुल करेक्ट है।
बिल्कुल, अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत कोई भी परिवर्तन किया जाएगा तो वो साधारण विधायी प्रक्रिया से किया जाएगा, तो ये तो ठीक है। कहा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 75 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे अमेंडमेंट मैं करना चाह रहा था, ठीक है। यहाँ पे जवाब भले ही है, लेकिन यहाँ पे 36वां दिया, हाँ सही तो है 36वां। 35वें के द्वारा उसे पूर्ण राज्य की जगह जो है एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को एसोसिएट स्टेट सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया दर्जा? सहयोगी राज्य का दर्जा। क्या दर्जा दिया गया? सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया है। और 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, तो ये सही है, इसका सही जवाब होगा। दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर, सी। 19वां सवाल है, सिक्किम के विलय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। ये कथन सही है। आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में प्रारंभ हुआ, ठीक है, और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को मानकर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। ये भी बिल्कुल सही है। भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना है और सिक्किम विधानसभा के फैसले पर ये मुहर लगी है। और इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया था और जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। तो तीसरा भी सही है। भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन, गलत हो गया ना ये चौथा। ध्यान दीजिएगा कि विधानसभा के प्रस्ताव को जनमत संग्रह प्राप्त था। जनमत संग्रह प्राप्त था। जनमत संग्रह का बहुमत था या समर्थन था, ठीक है। सिक्किम की जनता चाहती थी कि भारत में मिलाया जाए, तभी वहाँ के राजा चोग्याल ने भारत में मिलाया। तो चौथा गलत है। 1, 2 और 3 सही है, यानी बी इज द राइट आंसर। 20 का सही जवाब है। आइए चलते हैं 20वें और आज के आखिरी प्रश्न पर। 20वां सवाल कहता है कि कश्मीर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे। ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। ये अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने भारत को भी नहीं मिलाया और पाकिस्तान में भी नहीं मिलाया खुद को। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से ज़्यादा संबंध है क्योंकि राज्य की ज़्यादातर आबादी मुसलमान की है। बेटा ये जो नज़रिया है वो केवल जिन्ना साहब का था। जिन्ना साहब का ये मानना था, मोहम्मद अली जिन्ना का, कि जहाँ जहाँ धरती पर मुसलमान वहाँ वहाँ जो है जिन्ना का राज्य हो सकता है, वहाँ वहाँ पाकिस्तान हो सकता है। तो ये इकलौता जो नज़रिया है इस तरह का, वो केवल और केवल जिन्ना का नज़रिया है। तो ये सही है बी। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दें और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ये गलत है। शेख अब्दुल्ला ये जरूर चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दें, लेकिन वो कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा। बिल्कुल सही बात है, यानी असत्य पूछा है तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही जवाब है क्योंकि पूछा असत्य था। और आइए हम लोग अब बात करते हैं कि सही ये 20 सवाल यहाँ पे हमारे समाप्त हुए। आज के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नए नए सवाल सॉल्व करते रहिए। जय हिंद।